बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आज बड़ी सियासी हलचल थी कि जहांगीर तरीन साहब और शहबाज शरीफ साहब की खुफिया मुलाकात हुई है और जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ का रुख तयन करेगा पाकिस्तान की सियासत का। ये बातें हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं और जहांगीर तरीन साहब इससे पहले नज़र आए थे या सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ, तब भी बड़ी इस तरह की बातें हो रही थी, बहुत सारी रूमर्स थी। तो ये मुलाकात होने का मतलब ये है कि वाकई माहौल ऐसा बन रहा है कि जहाँ पे हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बज रही है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी कि जहांगीर तरीन साहब पार्टी के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाएंगे और उनके साथ बड़ा एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता है। बहरहाल आइंदा दिनों में देखते हैं कि अपोजिशन का जो कॉन्फिडेंस है, क्या उसमें जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप और चौधरी बरादरान के साथ जो लोग हैं उनकी तरफ से जो अश्योरिटीज़ अगर हैं कोई, तो ये एतमाद के पीछे ये वजूहात है या कोई और वजह है या अंपायर है या न्यूट्रल अंपायर है। तो ये तो सियासत की बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे हम सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से इस हवाले से। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान की इकॉनमी, जिसके लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी की कई बार बात हुई है, बहुत सारी इस्लाहात का वादा था। हम कहते हैं शरह नमू 5.5 से ऊपर चली गई, इसके बावजूद आम आदमी तक उसके फ़ायदे नहीं पहुंच रहे। पेट्रोल की कीमतें 12 रुपये से ज़ायद बढ़ गई और अब बिजली की कीमतों में इजाफे की एक और बार तैयारी है। IMF के चुंगल से पाकिस्तान कैसे निकलेगा, क्या कभी निकल भी पाएगा ये नहीं, बैरूनी कर्ज़ों का क्या बनेगा, बरामदाद के दरमियान जो अदम तवाज़ुन है उसका इलाज क्या है और क्या कोई एक सियासी जमात पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकती है और क्या खान साहब के पास जो थोड़ा सा वक्त रह गया है वो मईशत को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं या नहीं। ये वो सवालात हैं जी जो हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में रखेंगे हफीज़ पाशा साहब के सामने। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के रिनाउंड इकॉनमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान की मईशत कहीं हमें लगता है कि ग्रोथ की तरफ जा रही है और वो सस्टेनेबल नहीं होती, फिर वापस चलना शुरू हो जाती है। अगर मैं बुनियादी वजह पूछूं कि ये हम बार बार एक कदम आगे और 2 कदम पीछे क्यों जाते हैं, तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं बुनियादी वजूहात में जिसकी वजह से ये मामला ऐसे ही चलता रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि हमारे जो माशी सिलसिला है उसमें जो दो खसारे ऐसे हैं जो नुमाया तौर पर बढ़ जाते हैं जब हम अपने शरह नमू को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे अहम तो यह है कि पाकिस्तान का जो दरामदात का लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, खासतौर पे चूंकि अमीर तबके की जब आमदनी में इजाफा ज्यादा होता है तो वो बाहर की चीजें ज्यादा इंपोर्ट करना पसंद करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि एक तरफ आपके दरामदाद में तेजी से इजाफा होने लगता है जब शरह नमू बढ़ता है, अलबत्ता जो आपके बरामदाद हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। नतीजा ये कि खसारा बढ़ जाता है। आपको सुन के हैरत होगी कि इस वक्त हमारे मुल्क के दरामदाद 2.5 गुना है हमारे बरामदाद से, 2.5 गुना। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा खसारा कब तक हम उसे अपने अकाउंट्स में शामिल कर सकते हैं। दूसरा खसारा जो है वो बजट का है। बजट में होता यह है कि जब आप कोशिश करते हैं अपनी फिस्कल पॉलिसी के तहत इकोनॉमी को कुछ जरा, जैसे कहते हैं ना कि एक इंजेक्शन दें, कि एक स्टिमुलस दें, तो जब आप स्टिमुलस देते हैं खासतौर पे खर्चों में इजाफा करता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी जाते हैं, तो उसके नतीजे में आपका जो खसारा है वो बढ़ जाता है और जब वो बढ़ जाता है तो आपको कर्जे लेने पड़ते हैं बाहर से भी, मुल्क से भी ज्यादा, और नतीजा इससे पैसों का फैलाव बढ़ता है और अफरात ज़र पर असर पड़ता है। इसलिए ये नताइज ये है कि पाकिस्तान इस मुश्किलात में फंसा हुआ है कि किसी तरह से खसारे कम नहीं कर पाया। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि मौजूदा हुकूमत का नैरेटिव हमेशा से ये रहा है कि माजी की गलतियां हैं, क्या ये वाकई इतनी मतलब गलतियों का साइकिल ऐसा है कि इसको तोड़ के बाहर पाकिस्तान की इकॉनमी निकल नहीं सकती, या आपको लगता है कि कहीं पे कुछ हो सकता है ऐसा, कोई ऐसी मैनेजमेंट हो सकती है कि जिससे शायद हम
ये जो आपने डेट्स का जिक्र किया है, सर्कुलर डेट हमारे ऊपर बार बार आता है, आपने डेफिसिट का जिक्र किया है, तो हम उससे जान छुड़ा सकते हैं? आपको सबसे पहले जो अंदरूनी मसाइल हैं रिफॉर्म के, आपको अपने जो टैक्सों की जो रेवेन्यू है उससे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये नहीं तरीका कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स, खाने पीने की चीजों पे भी लगा दें, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। हमारे यहाँ आपको हैरत होगी, जो मरात हमने अपने मुल्क को शरफा, जिसे एलीट कहते हैं, उनको दिए हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत कम मुल्कों में आपको ऐसे नजर आएंगे। तकरीबन 1500 से 2000 अरब के मरात आपने दिए हुए हैं अमीर तबके को। वो जब तक आप मरात वापस नहीं लेते, कंसेशंस वगैरह और निजाम को जिसे कहते हैं अदम मसावात की तरफ नहीं ले जाते हैं, तो आपके रेवेन्यूज में इजाफा नहीं होगा। दूसरी तरफ खर्चे जो हैं वो हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। पिछले 3 साल में 2500 अरब के करीब बढ़े हैं। क्यों? एक बड़ी वजह इसमें यह है कि आपके जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि कौमी इदारे जो हैं, वो दरअसल हद से ज्यादा खसारे में जा रहे हैं। हम सब यकीनन पावर सेक्टर की बात करते हैं, सर्कुलर डेट की बात करते हैं, मगर जो प्रॉब्लम है बजट पर वो इससे बहुत ज्यादा है। बहुत से दूसरे इदारे भी ऐसे हैं जो खसारे में हैं। तकरीबन 1100 अरब सालाना खसारा बजट पर पड़ता है हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का। उसका हल एक वक्त हल ऐसा क्या था, है? उसका हल, क्योंकि हम ये हल ये हम प्राइवेटाइजेशन की बात भी करते रहे हैं, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात भी करते रहे हैं, लेकिन हर पॉलिसी पे उस वक्त जिस हुकूमत की ये पॉलिसी थी उस वक्त की अपोजिशन उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। हल क्या है? हल इसका ये है कि देखिए, आपने अभी एक बहुत बड़ा काम किया था जिसे ट्रायश कहते हैं स्टेट एंटरप्राइजेस का, जिसमें आपने वर्ल्ड बैंक से भी मदद हासिल की थी। आपने एक एक इदारे को देखा है और ये कहा है कि क्या ये इदारा को बंद करना चाहिए, क्या इस इदारे को प्राइवेटाइज करना चाहिए, या इसको रीस्ट्रक्चर करके इसको बेहतर और मोर एफिशिएंट बनाना चाहिए। तो आपने मुख्तलिफ क्राइटेरिया इस्तेमाल किए हैं और उसके तहत आपने तय किया है। ये सिलसिला हो चुका है, मगर इसकी इंप्लीमेंटेशन जीरो है। आपको हैरत होगी, इस साल के बजट में 250 अरब की प्राइवेटाइजेशन रिसीट्स रखे हुए हैं। एक पैसा अभी तक नहीं मिला है प्राइवेटाइजेशन से, और साल के 7 महीने गुजर चुके। इंप्लीमेंटेशन इज द बिग प्रॉब्लम। और लेकिन दूसरी तरफ ले, जी, लेकिन क्या इस हुकूमत के पास, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली सारा सिस्टम देखा है, वाकई कोई ऐसी विंडो थी कि जिसमें ये माजी की तरफ देखने की बजाय कुछ आगे की तरफ देखते, या जो एम्बिशंस थे खान साहब के, आपको लगता है कि वो अनरियलिस्टिक थे और सिस्टम शायद उनको सपोर्ट नहीं कर सकता था? मेरा खुद ये अंदाजा है कि इमरान खान साहब ने बहुत से बड़े, जिसे कहते हैं, प्रॉमिसेस किए। उन्होंने ये कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे और मुल्क में करप्शन वगैरह खत्म हो जाएगा। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है था उस वक्त, अब यकीनन होगा, कि इस मुल्क का जो अमीर तबका है, जो शरफा है, सो कॉल्ड एलीट, वो अब सिस्टम पर छाए हुए हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो वो तो एक बड़ा गलत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो कि मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं सिर्फ शुरफा कहूंगा। जब तक उस होल्ड को आप खत्म नहीं करते हैं, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब को भी समझ में आ गई है। अब तब्दीली इस तरह आनी है कि निजाम में मुसावात का पहलू आए, और ये जो एक्सटॉर्शन है, जो एक्सप्लॉइटेशन है, वो खत्म हो। लेकिन क्या हमारे जो मुआशी मसाइल हैं वो सिर्फ माफियाज़ की वजह से, और जिस इजारादारी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं,
सिर्फ इस इजारादारी की वजह से है? गवर्नेंस का कितना फुकदान आपको नज़र आता है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डालते हैं जो हमारा एक लेस एफिशिएंट या शायद एफिशिएंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं होगा कि एक नाकारा किस्म का निज़ाम है जो डिलीवर नहीं करता, एफिशिएंसी है नहीं, आप इवैल्यूएट भी नहीं करते, आप उसकी कंपेटिटिव जो मार्केट्स होनी चाहिए उस तरह के किसी निज़ाम में पाकिस्तान आज तक है नहीं। फिर हमने डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की बहुत बार बात की, प्रोमिसेस किए पिछली हुकूमतों ने भी, इस हुकूमत ने भी, हुआ नहीं। तो क्या करें? दरअसल बात यह है कि एक तरफ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मुनासिब कह रही हैं, गवर्नेंस के बहुत इश्यूज हैं, मगर गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि अगर आप अच्छा काम भी करना चाहें तो रुकावटें बहुत आ जाती हैं। अब आप ये देखिए कि शुगर चीनी का जो स्कैंडल हुआ था उस पर रिपोर्ट भी आई, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ हुई है? आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक और जो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, गवर्नेंस को जो खराब करता है, वो है आपका जिसे कहते हैं करप्शन। और करप्शन का पैमाना जो है वो अब इस हद तक फैल चुका है कि एक शख्स अगर कोई मामूली सा भी काम करवाना चाहे तो मजबूरन उसे पैसे देने पड़ते हैं। तो निज़ाम में ये जो है मसाइल खड़े हो गए हैं, इसकी वजह से गवर्नेंस के फेलियर हमें नजर आ रही है। और ये सिलसिला खराबी का आहिस्ता आहिस्ता पहले से शुरू हो चुका था, अब वो एक लिहाज से काफी पीक पे आ चुका है। ठीक है, मैं ज़रा एक ब्रेक ले लूँ शॉर्ट सी, और ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो आपसे पूछूंगी कि जो आपने गवर्नेंस के मसाइल बताए हैं, जो करप्शन का बयानिया है खान साहब का, क्या वो सिर्फ जो कहते हैं बड़ी मछलियों को जब तक मैं नहीं पकड़ूंगा करप्शन का रास्ता नहीं रुकेगा, और जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी उस तरफ उनकी तवज्जो क्यों नहीं है, और वो तवज्जो वो कैसे दे सकते हैं थोड़े से वक्त में जो रह गया हुकूमत के पास? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए जी। जी, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा साहब। पाशा साहब, जो आपने बात की करप्शन की, और ज़ाहिर है इस हुकूमत का सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो करप्शन के ख़ात्मे पर है, और वो बहुत सारे मसाइल ऐसे बयान करते हैं जो तासुर ये मिलता है कि शायद जो लूटी हुई रकम है, जो दौलत पाकिस्तान से लूटी गई है, जब वो वापस आएगी, जो बड़े बड़े सियासतदानों ने बिलखुसूस लूटी है, तो हम सर्कुलर डेट से भी निकल जाएंगे, हम IMF के पैसे भी लौटा देंगे, और हम सारी कर्ज़ों की किस्तें भी दे देंगे। ये तासुर बनाने में आपको क्या लगता है कि खान साहब वाकई इतने नासमझ थे जब वो ये तासुर बना रहे थे, या हकीकतन कुछ ऐसी चीज़ है, एग्जिस्ट करती है कि वाकई सियासतदानों ने इतना लूटा हुआ है कि वो वापस आ जाए तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, करप्शन जो है उसके दो पैमाने, दो लेवल है। एक तो जिसे हम कहते हैं ग्रैंड करप्शन, जो होता है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हों, बड़े प्रोजेक्ट्स हों, बड़े ट्रांजैक्शन हों, उसमें जो आपके बड़े लोग हैं, बड़े अफसर हैं, या बड़े सियासतदान हैं, या बड़े जजेस हैं वगैरह, वो उस लेवल पर पैसा बनाते हैं। ग्रैंड करप्शन तो यकीनन इस मुल्क में है, मगर जो परेशान कुन चीज आजकल बहुत ज्यादा जो फैल गई है, वो जिसे हम कहते हैं रिटेल करप्शन, यानी कि एक इंसान जो छोटा सा काम करवाना चाहता है उसे भी पैसे देने पड़ते हैं। तो अब पाकिस्तान में दोनों लेवल पर करप्शन छा गया है, और आपको तो पता होगा कि इस साल करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में पाकिस्तान नुमाया तौर पर रैंकिंग में नीचे गया है, और ये बहुत परेशान कुन है। देखिए, करप्शन के नतीजे में खास तौर पे ग्रैंड करप्शन की वजह से नुकसान बहुत होता है। आप गलत चीजें कर जाते हैं, गलत प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, खर्चे गलत कर देते हैं, प्रोक्योरमेंट गलत कर देते हैं। इस तरह की चीजों से माशी हालात और इकोनॉमी पर बड़ा बुरा असर जरूर पड़ता है, और इस चीज को किसी न किसी तरीके से अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो ग्रैंड करप्शन और साथ साथ जिस हद तक हो सके रिटेल करप्शन को भी कम करना
ज़रूरी है। क्या सिस्टम को एफिशिएंट करके, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करके, प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट करके आइंदा के लिए रोकना आपको लगता है ज़्यादा मौसर स्ट्रेटजी होती खान साहब के लिए, या जो माजी की करप्शन है उसके ऊपर ढोल पीटना जो है वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है? और वो तो ज़ाहिर है साबित ही नहीं हुई। वाइट कॉलर करप्शन आपको पता है बड़ी मुश्किल से साबित होती है, तो कहीं भी कोई कन्विक्शन नहीं हुई, कहीं से कोई दौलत वापस नहीं आई। बात यह है कि हमें आगे का सोचना है और कोशिश ये होनी चाहिए कि रिफॉर्म्स का रुझान जो हो वो ट्रांसपेरेंसी पे हो। हमारा अकाउंटेबिलिटी लॉ जो है और जो हमारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी का इदारा है उनमें बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ आपको ऐसे निज़ाम की कोशिश करनी चाहिए जिसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखिए ना, एक सबसे बड़ी चीज जो ब्रेक थ्रू दुनिया में हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स को अगर किसी कार्ड की जरूरत हो या कोई उसको खोलना हो कोई अकाउंट वगैरह, तो वो कंप्यूटर के और इंटरनेट के थ्रू सारा निजाम होना चाहिए। देयर शुड बी नो फिजिकल कांटेक्ट। बहुत से मुल्कों में करप्शन बेतहाशा कम इसलिए हो गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं हम। तो मेरी गुजारिश हुकूमत से ये होगी कि भाई आप आगे की सोचें, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की सोचें, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं, अकाउंटेबिलिटी लॉ को बेहतर करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर से एक बेहतर मुल्क बन सकता है। हम सेल्फ रिलायंस की बड़ी बातें करते रहे और ये ज़ाहिर एक पॉलिटिकल स्लोगन ज़्यादा नज़र आता था, और इसी तरीके से आप जो टैक्स नेट बढ़ाने का भी एक स्लोगन था जो खान साहब बार बार रेज़ करते रहे हैं। हम ये दोनों चीज़ें करने की अहलियत रखते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, कैपेसिटी है या विल ना होने की वजह से वो कैपेसिटी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हम, या है ही नहीं कैपेसिटी हमारे अंदर? इस मामले में मैं जरा मुख्तलिफ राय रखता हूं। देखिए, हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा नुमाया और मुख्तलिफ इनकम टैक्स का निज़ाम है जिसे हम विद होल्डिंग टैक्स रजीम कहते हैं। इसमें तकरीबन 74 ऐसे लेवीज हैं जो हमें बहुत रेवेन्यू देते हैं। एक मामूली शख्स, मिडिल क्लास या गरीब, जिसकी आमदनी 6 लाख रुपए से कम हो, जो कि एग्जेम्पशन लिमिट है इनकम टैक्स में, वो भी टैक्स देता है। आपको तो हैरत होगी कि जो हमारे पास मोबाइल फोन है तकरीबन 18 करोड़, उस 18 करोड़ के जो लोग हैं सब इनकम टैक्स दे रहे हैं। बिजली की बिल जो है, छोटी सी भी बिल हो उस पे भी टैक्स लगता है कि एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर। बेशुमार चीजों पर हमने टैक्स लगाया हुआ है। तो पाकिस्तान का तकरीबन हर एक शख्स किसी ना किसी तरीके से इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूशन आज कर रहा है। निजाम का प्रॉब्लम एक्सपेंशन नहीं है टैक्स नेट का, हमारा विदहोल्डिंग निजाम बहुत ही फैला हुआ है। प्रॉब्लम है कि आपने अमीर तबके को मरात दिए हुए हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं जी। जो आपके जमींदार, जो बड़ा काश्तकार है पाकिस्तान में, 1% जो फार्मर्स हैं, उनकी नेट आमदनी 1000 अरब रुपए है। 1000 अरब नेट। 22% पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल जमीन 1% के हाथ में है। 1000 अरब की आमदनी उनकी, ये एग्रीकल्चरल सेंसस खुद कह रहा है। टैक्स कितना देते हैं एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स? बड़े मुश्किल से 2 अरब। ये कौन सा निजाम है? 1000 अरब पे 2 अरब टैक्स। प्रॉब्लम निजाम में जो मर्राद दिए गए हैं और जो अमीर तबके की ताकत है, उसकी वजह से आपके टैक्स में कलेक्शन कम है। इसको ठीक करना ही पड़ेगा। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमी ज़ाहिर है डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, हफीज़ पाशा साहब, एक छोटा सा ब्रेक और ले लेती हूँ, वापस आऊँगी। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात भी पाकिस्तान की सियासत में होती रही है,
یہ دونوں معاملات آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس حل ہے ہمارے معاشی مسائل کا، یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو بیٹھنا پڑے گا یا صرف قانون لانا کافی ہوگا؟ اس پہ کچھ بات کرتے ہیں جی، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ آج جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں امپورٹنٹ، اور جہانگیر ترین اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ خفیہ ملاقات تھی، یہ ملاقات کی جو خبر ہے یہ صحیح ہے نہیں ہے، اور کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک ہمیں جوائن ان کرنے کے لیے۔ جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے اور ظاہر ہے سیاسی طور پر بڑی اہم خبر ہے، وہ جہانگیر ترین صاحب اور شہباز شریف صاحب کی خفیہ ملاقات کی خبر ہے۔ تو اگر آپ کنفرم کر سکیں کہ واقعی کہ رابطے تو آپ لوگ ساری جماعتوں سے کر رہے ہیں، لیکن کیا واقعی یہ ملاقات ہوئی ہے، اگر آپ تصدیق کر سکیں؟ میں آپ سے صرف اسی بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ سب سے رابطے ہو رہے ہیں، جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں ہی کہہ دیا۔ کوئی جماعت ایسی نہیں جس سے ہمارے اس وقت رابطے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے اراکین ہیں حکومتی جماعتوں کے جو ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ حکومت کے جو الحاقی جو جماعتیں ہیں اس وقت حکومت کے ساتھ، ان سے ہم بات کر رہے ہیں۔ حکومت کے اراکین جو یہ مہنگائی کا بوجھ نہیں یا غربت کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے، کیونکہ بہت جلد ان کو الیکشنز میں جانا ہوگا اور لوگ ان کو گریبان سے پکڑیں گے، وہ ہم سے اس وقت رابطے میں ہیں۔ تو بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو اعتماد ہے پورے سیاسی اپریٹس کا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو ایک تاثر تھا وہ یہ تھا، اور ظاہر ہے آپ خود اور شاہد خاقان عباسی جیسے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جب تک اشارہ نہ ہو، جب تک امپائر ساتھ نہ ہو، تب تک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی۔ تو اب یہ جو کانفیڈنس ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسی ایشورٹی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سیاسی ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جس کی وجہ سے عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، دو اہم نکات ہیں۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو سیاسی ہیں ہی نہیں۔ آپ جانتی ہیں ان لوگوں کو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک میں کیا اس وقت غربت کا عالم ہے یا غریب آدمی کیسے زندگی بسر کر رہا ہے۔ مگر جو حکومت کے ساتھ اراکین ہیں یا الحاقی جماعتیں ہیں، ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، یا میں کہوں گا کہ میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جو سیاسی لوگ ہیں، جو 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے سیاست کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ہر 3-4 سال 5 سال کے بعد پاکستان میں آپ الیکشن میں جاتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں، اور پھر لوگ آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ وہ تمام وعدے جو آپ نے کیے تھے، وہ اگر آپ نے پورے نہیں کیے، اور بالخصوص موجودہ حالات میں جب غریب آدمی جو ہے اپنا بجٹ نہ بنا سکے۔ اور ابھی پچھلے دنوں ہی میرے خیال میں ایک سروے آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ 72% پاکستان کے لوگ اپنی تنخواہ میں یا اپنی آمدنی جو مہینے کی ہے اس میں گزارا نہیں کر سکتے۔ 72% لوگ، آپ سوچئے ذرا اس بات پہ، یعنی تقریباً 19-20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کا مہینے کے آخر میں جو تنخواہ یا آمدن جو ان کی ہوتی ہے اس میں گزارا نہیں ہو رہا۔ اب یہ جو سیاسی لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ انہیں ووٹ کا بوجھ اٹھانا ہے اور دوبارہ جا کے ووٹ مانگنا ہے، اس طرح کی غربت کے بعد وہ کیسے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ جو اور یہی مقدمہ ہے جو الحاقی جماعتوں سے بار بار ڈسکس ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ نکتہ ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی اگر آپ گفتگو سنیں یا عمران خان صاحب کا رویہ دیکھیں، ہمارے ساتھ بھی اور دیگر اداروں کے ساتھ بھی، تو ان کا اپنا رویہ بھی جو ہے وہ ایک عجیب سا رویہ ہے۔ اور اب تو یہ جو ریسنٹلی ہوا ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ غالباً پورے پاکستان کو یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ I'm a mad man and I'm going to destroy whoever comes in my way۔ تو میں سمجھتا ہوں اس رویے کے ساتھ بھی ایک کمپلیکس جمہوری سیاست، پارلیمانی سیاست، جس کے اندر بھانت بھانت کے ادارے ہیں، بھانت بھانت کی کانسٹیچوئنسیز ہیں، ان کو اس طرح زور سے جبر سے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، جو تو یہ بھی گیلپ کا مجھے سروے آیا ہے لیٹسٹ، اور اس میں
53% لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو اپنے 5 سال پورے کریں گے. آپ لوگوں کے پاس مطلب حزب اختلاف کے پاس کیا پیمانہ ہے یہ کہنے کا کہ عوام نے فیصلہ کیونکہ کر لیا اور عوام عدم اعتماد کر چکی ہے اس لیے ہم عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے تو آپ کو بڑی واضح سے ایک سروے کا آپ نے ذکر کیا اور ایک سروے کا میں نے ذکر کیا. آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں، کیونکہ خان صاحب خود یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ کچھ ادارے ان کے ساتھ ہیں، آپ ایک پیج ہے اور ادارے سب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ہی حکومت ہیں اور ہمارے ہی ادارے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی گفتگو کرتے رہے ہیں، جس سے اور ابھی بھی کچھ ایسی گفتگو کرتے رہتے ہیں، جس سے ان کے وزیر بھی کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب کے بیانات آپ ذرا چلا دیں اگر اپنے پروگرام میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج بھی وہ اداروں کے متعلق کیا گفتگو فرماتے ہیں. تو ہو سکتا ہے لوگوں کو تاثر یہ پڑتا ہو کہ اگر یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صحیح ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے چلیں، لیکن ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ان اداروں کی کریڈیبلٹی کو بھی خراب کر دیا ہے، اور اس کا احساس شاید تمام پاکستان کے اداروں کو ہو گیا ہے کہ اب ہماری کریڈیبلٹی بھی عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی کے ساتھ ساتھ ڈیمیج ہو رہی ہے. جس طرح خان صاحب نے باور کروانے کی کوشش کی ہے، ون پیج کیا ہے، اس کے نتیجے میں اگر 100 لوگ پریشان ہیں اور تلخ گفتگو کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، تو 20 30 40 جو ہیں وہ شاید پھر اداروں کے متعلق بھی گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ایک ہی پیج کے اوپر ہے تو خان صاحب کی بھی ذمہ داری ہے اور غالباً اداروں کی بھی ذمہ داری ہے. صحیح. تو خان صاحب نے ایک طرح سے ان کو ساتھ جو جوڑا ہے، ہو سکتا ہے اس سے یہ تاثر لوگوں پہ پڑ رہا ہو، لیکن میں نے تو آپ کے سامنے مقدمہ جو ہے وہ بڑا سمپل رکھا ہے. سوچئے کہ آپ اور میں اس 72 یا 75% میں ہوں جو مہینے سے پہلے جن کی تنخواہ یا آمدن ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتے یا اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے یا بجلی کا بل نہیں دے سکتے. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ سوچئے کہ آپ مانے کے اینکر نہیں ہیں یا میں مانوں کہ میں سینٹ میں نہیں ہوں، اور ہماری آمدن وہی ہے جو پاکستان کے 90-95% لوگوں کی ہے، کسی کی 25,000، کسی کی 30,000، کسی کی 35,000، اور سروے آپ کو بتائے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، دوا نہیں لا سکتے، تو آپ بتائیے وہ کیا کریں گے؟ صحیح. تو ہمارا جو تمام جائزہ ہے، تنقیدی جائزہ، وہ ایک غریب آدمی کی نظر سے ہے، اور جب غریب آدمی اپنا گھر پورا نہ کر پائے، اپنی آمدن میں زندہ نہ رہ سکے، تو بتائیے وہ کیوں نہیں کہے گا اپنے جو بھی ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں میں یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں، یا آپ چھوڑ کے ان کو علیحدہ ہو جائیے اور یا انہیں الٹا دیجیے. ڈاکٹر صاحب 2 باتیں جو میں آخر میں بریف سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. اتحادیوں سے ملاقاتوں کی بات کی آپ نے، حکومتی اتحادیوں سے، اور مونس الہی صاحب نے عمران خان کو کہا کہ آپ کے ساتھ تعلق نبھانے کے لیے ہے. حکومت میں ہوتے ہوئے وزارت بھی ملی ہوئی ہے، ظاہر ہے امارات بھی ملی ہوئی ہیں، تو ایسا کیا آپ ان کو آفر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آ جائیں؟ پہلے تو اس کا ذرا بریف سے اگر جواب دے دیں، میں پھر آخری سوال پوچھوں آپ سے. دیکھیے بڑا آسان جواب ہے اس کا کہ اس وقت ساری وہ لوگ جو غریب کا درد رکھتے ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا الیکشن ہو، ایک فیئر الیکشن ہو جس میں تازہ مینڈیٹ ملے لوگوں کو. تو اور کیا اس یہ تازہ نیشنل مینڈیٹ کو لے گورنمنٹ کر، کی طرف باتیں جاتی ہیں اگر آپ لوگ سارے مل کے؟ نہیں بالکل نہیں، قطعاً نہیں، یہ تو نیشنل گورنمنٹ کی بالکل جو میں نے بات کی ہے وہ بالکل یعنی مختلف بات ہے نیشنل گورنمنٹ سے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا مینڈیٹ کوئی وہ بھانمتی کا کنبا تھوڑی ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہوگی بھی تو وہ صرف کچھ دن کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے ہوگی تاکہ فیئر الیکشنز جو ہیں فوری طور پہ کروائے جا سکیں. ملک جس نہج پہ پہنچ گیا ہے اس کو آگے بڑھنے کے لیے بڑے سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور سخت فیصلے جو ہیں وہ اس طرح کے لین دین اور جوڑ جڑاؤ والی حکومت میں کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں. تو لوگوں کو لاسٹ کامنٹ اپنے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے آپ سے چاہیے. چپڑاسی مقصود کا ذکر بہت پی ٹی آئی کے وزراء اور مشیر اور معاونین کر رہے ہیں، اور یہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ اس کیس سے تو آپ شہباز شریف جو ہیں وہ نہیں جان بچا سکتے. اینی کامنٹس آن دیٹ جی؟ جی تنزیلہ صاحبہ، آپ پچھلے 3-3.5 سال دیکھ لیجئے اور اسی طرح کی گفتگو آپ کو یاد ہوگا شاید خاقان عباسی صاحب کے متعلق بھی کی جاتی تھی. اسی طرح کی گفتگو جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے متعلق بھی کی جاتی تھی. اسی طرح کی گفتگو جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کے متعلق بھی کی جاتی تھی. اسی طرح کی گفتگو جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کے متعلق بھی کی جاتی تھی. تو اب آپ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ یعنی
जो हुकूमत का तरीक़ाकार है वज़ीर आज़म से लेके, वज़ीर आज़म को ये सूट करता है कि वो इस तरह की गुफ्तगू करें जैसी गुफ्तगू वो करते हैं। कौन से मुल्क का वज़ीर आज़म माँ सिवा ये पिछले कुछ लास्ट 3-4 साल के अंदर कुछ ममालिक हैं, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा उनका नाम लेना, जहाँ पे इसी तरह के वज़राए आलम थे, जो अजीब-ओ-गरीब ज़बान बोलते थे, ट्वीट्स के ज़रिए मुल्क चलाने की कोशिश करते थे। ऐसे मुल्क थोड़ी चलते हैं। सही। मुल्क तो एक तदब्बर के साथ चलते हैं, आपको मतानत के साथ चलाने पड़ते हैं। तो हम ये समझते हैं कि आपको ये मुल्क भी वही डिग्निफाइड तरीक़ाकार मुल्क चलाने का डिज़र्व करता है, जो बाकी ममालिक करते हैं। इस तरह की ज़बान बोलने से, इल्ज़ामात लगाने से, वो भी इन्होंने मिर्ज़ा साहब को, अगर ये जो बात गुफ्तगू आपने की है, ये सही है, तो फिर मिर्ज़ा साहब को क्यों निकाला? वो शहज़ाद अकबर साहब भले से अब तो नज़र नहीं आते, कहीं गलियों में भी नहीं नज़र आए इस्लामाबाद की। कभी तो मैं सोचता हूँ कि कहीं भाग-वाग तो नहीं गए, आप उनको क्योंकि याद तो कहीं नहीं तो कर नज़र आते वो। रहे। जी, हम तो उनको बहुत याद करते हैं। आपको इसका यकीन होना चाहिए ठीक कि हो गया। 3.5 साल 4 साल जो सलूक उन्होंने किया है वज़ीर आज़म साहब के ईमा पे हमारे साथ, हम उन्हें क्यों याद नहीं करेंगे। लेकिन जो असल सवाल आपने पूछा है, उसका जवाब ये है कि अगर आपकी ये वाली बात ठीक है, तो क्या बाकी बातें भी ठीक थी? और अगर बाकी बातों का नतीजा वो निकला है जो सुप्रीम कोर्ट के जो बेल एप्लीकेशंस के जवाब में जो उन्होंने फैसलों में लिखा डिसीजंस है। लिखे हैं, उनमें लिखा हुआ है, तो अगर हाई कोर्ट इस्लामाबाद के फैसले पढ़ लें, हाई कोर्ट लाहौर के फैसले ठीक पढ़ हो लें, गया। आप कह सुप्रीम रहे हैं कि कोर्ट ऑफ वही नतीजा पाकिस्तान के निकलेगा फैसले, इस गुफ्तगू तो का ये भी। वही इसी तरह की गुफ्तगू हम 4 साल से सुन रहे हैं। चलिए, 2-3 हफ्ते और सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, सेनेटर साहब हमसे बात कर रहे थे जी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।